तो हेडिंग डाली इसमें रिले। ठीक है, तो रिले जो होती हैं, रिले का यूज क्यों करते हैं? तो रिले का यूज करते हैं एज ए डिटेक्शन डिवाइस। ये क्या करता है? फॉल्ट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिले के बारे में आपको बताया था कि जब फॉल्ट होता है तो फॉल्ट की कंडीशन में सर्किट में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? चेंज हो जाती हैं। जैसे करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो जाएगी, या फिर इम्पिडेंस की वैल्यू, फेज एंगल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो रिले इनमें से किसी एक या अधिक क्वांटिटी में जो चेंज होता है उस चेंज को डिटेक्ट करती है और उसके हिसाब से फिर ऑपरेट होती है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो डिवाइस होता है उसको क्या कहते हैं? रिले कहते हैं। तो उसमें नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। उसमें लिखिए, वह डिवाइस जो सर्किट में एबनॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज जैसे वोल्टेज, करंट, इंपिडेंस, फेज एंगल आदि में होने वाले चेंज को डिटेक्ट करके ऑपरेट होता है, रिले कहलाती है। ठीक है, अब यहां पे इसमें कुछ टर्म्स लिखेंगे। एक होता है एनर्जाइजिंग क्वांटिटी। तो एनर्जाइजिंग क्वांटिटी किसको बोलेंगे? तो एनर्जाइजिंग क्वांटिटी का मतलब होता है वह इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जिस पर रिले क्या करती है? ऑपरेट करती है ना, उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? एनर्जाइजिंग क्वांटिटी। जैसे कि ओवर करंट रिले में एनर्जाइजिंग क्वांटिटी क्या होगी? करंट। ओवर वोल्टेज रिले में एनर्जाइजिंग क्वांटिटी क्या होगी? वहां पे वोल्टेज होगी। ठीक है, तो उसमें नोट कर लीजिए, वह इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो रिले के ऑपरेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है, जैसे वोल्टेज, करंट आदि एनर्जाइजिंग क्वांटिटी कहलाती है। उसके बाद में लिखिए ट्रिप सर्किट। तो ट्रिप सर्किट जो है ये कहां पे रहता है? सबको पता है ट्रिप सर्किट कहां पे होता है? सर्किट ब्रेकर में कि रिले में? तो सर्किट ब्रेकर में होता है। ठीक है, तो ट्रिप सर्किट को रिले क्या करती है? वहां पे क्लोज करती है, उसके कॉन्टेक्ट को क्या करती है? क्लोज करती है। और ट्रिप सर्किट कहां पे रहता है? सर्किट ब्रेकर में होता है। तो ट्रिप सर्किट किससे कंसिस्ट होता है? क्या क्या लगा होता है ट्रिप सर्किट में? ट्रिप कॉइल होती है, स्विच वगैरह होगा, और डीसी बैटरी होती है, सील इन कॉइल एक होती है, ट्रिप कॉन्टेक्ट होते हैं। तो ये सब ट्रिप सर्किट के क्या होंगे? पार्ट रहते हैं। ठीक है, तो उसमें नोट करिएगा, सर्किट ब्रेकर
को कंट्रोल करने के लिए, ऐसे लिखिए, सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए उसमें ट्रिप सर्किट का यूज करते हैं। यह सर्किट मींस ट्रिप सर्किट रिले कॉइल, सॉरी रिले कॉइल को जगह उसमें लिख दो ट्रिप कॉइल, ट्रिप कॉइल, यह सर्किट ट्रिप कॉइल रिले कॉन्टैक्ट seal in coil auxiliary switch सहायक स्विच auxiliary switch डीसी बैटरी सप्लाई आदि से कंसिस्ट होता है, आदि से कंसिस्ट होता है। ठीक है, तो इन सब से ये सर्किट जो है यहाँ पे कंसिस्ट होता है। इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? तो कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटी का मतलब है कि वह क्वांटिटी जिस पर रिले ऑपरेट करने के लिए डिजाइन की गई होती है। ठीक है, जैसे कि वोल्टेज इन ओवर वोल्टेज रिले, ठीक है, जैसे कि करंट इन ओवर करंट रिले, ठीक है, या फिर इंपेडेंस इन डिस्टेंस रिले, तो ये सब क्या कहलाएंगे? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्वांटिटी होंगी। ठीक है, तो उसमें नोट करिए, वह इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जिस पर रिले वह इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जिस पर रिले का ऑपरेशन डिपेंड करता है या जिस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पर ऑपरेट होने के लिए जिस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पर ऑपरेट होने के लिए रिले डिजाइन की जाती है, कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटी कहलाती है। जैसे वोल्टेज, ठीक है, इन ओवर वोल्टेज रिले, करंट इन ओवर करंट रिले, impedance in distance relay, phase angle in directional relay। ठीक, इसके बाद में एडिंग डालिए ऑपरेटिंग फोर्स। तो ऑपरेटिंग फोर्स का क्या मतलब यहाँ पे होता है? तो ऑपरेटिंग फोर्स का मतलब होता है कि वह फोर्स जिस पर रिले ऑपरेट होती है,
और उसके कॉन्टेक्ट्स क्या करते हैं, क्लोज होते हैं। तो जिस फोर्स के कारण रिले ऑपरेट होती है उसके कॉन्टेक्ट क्लोज होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसका ऑपरेटिंग फोर्स। एक होता है रिस्ट्रेनिंग फोर्स या रिस्ट्रेनिंग टॉर्क, ये अपोजिट होता है। जो ऑपरेटिंग फोर्स है ये रिले के ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिले को ऑपरेट कराएगा। और रिस्ट्रेनिंग फोर्स जो है ये उसके ऑपरेटिंग टॉर्क के क्या होगा, अपोजिट होगा, जो उसके ऑपरेशन का क्या करता है, अपोज करता है। ये टॉर्क जरूरी होता है, यदि ये टॉर्क जरूरी, इस टॉर्क को अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, तो रिले कभी भी क्या हो सकती है, ऑपरेट हो सकती है। कोई जर्क आया, झटका आया, उसका मूविंग सिस्टम मूव करेगा, ठीक है, तो रिले क्या हो जाएगी, ऑपरेट हो जाएगी। तो रिले के ऑपरेशन को रोकने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, उसके अपोजिट, उसके ऑपरेटिंग टॉर्क के अपोजिट एक दूसरा फोर्स अप्लाई करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, रिस्ट्रेनिंग टॉर्क। जब ऑपरेटिंग टॉर्क जो है वो ग्रेटर देन क्या होता है, रिस्ट्रेनिंग टॉर्क होता है, तब रिले ऑपरेट होती है, अदरवाइज रिले ऑपरेट नहीं होगी, ठीक है। नहीं तो रिले कभी भी अनावश्यक रूप से क्या हो सकती है, वहां पे ऑपरेट हो सकती है, ठीक है। तो उसमें नोट करिए, पहले डालिए ऑपरेटिंग टॉर्क या ऑपरेटिंग फोर्स, उसमें लिखिए वह फोर्स जिसके कारण रिले कांटेक्ट क्लोज होते हैं, वह फोर्स जिसके कारण रिले कांटेक्ट क्लोज होते हैं। ऑपरेटिंग या रिस्ट्रेनिंग, सॉरी, ऑपरेटिंग फोर्स कहलाता है, ऑपरेटिंग फोर्स कहलाता है, ऑपरेटिंग फोर्स कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, रिस्ट्रेनिंग फोर्स या रिस्ट्रेनिंग टॉर्क। ये लिखा है रिस्ट्रेनिंग फोर्स या टॉर्क, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, उसमें लिखिए यह टॉर्क ऑपरेटिंग टॉर्क के अपोजिट वर्क करता है, यह टॉर्क अपोज ऑपरेटिंग टॉर्क के अपोजिट वर्क करता है एंड रिले कांटेक्ट को क्लोज होने से प्रिवेंट करता है, रोकता है, एंड रिले कांटेक्ट को क्लोज होने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। ठीक है, इसके बाद में सेटिंग का क्या मतलब होता है, तो रिले की क्या करते हैं, हम सेटिंग करते हैं। जैसे हमने रिले को सेट किया है कि 5 एम्पियर की करंट पर ही क्या करनी चाहिए, वो ऑपरेट होनी चाहिए, ठीक है, तो ये उसकी क्या कहलाएगी, यहाँ पे सेटिंग कहलाएगी करंट की, ठीक है। तो सेटिंग का मतलब क्या होता है, वह क्वांटिटी जिस पर रिले को ऑपरेट होने के लिए क्या किया है, हमने डिजाइन किया है, ठीक है। तो उसमें नोट करिए, सेटिंग में एक्चुअल वैल्यू ऑफ energizing or characteristic quantity, actual value of energizing or characteristic quantity at which the relay is designed to operate, at which the relay is designed to operate। पावर कंजम्पशन या बर्डन, ठीक है, तो पावर कंजम्पशन या बर्डन का मतलब क्या होता है कि रिले को ऑपरेट होना है, तो रिले कैसे ऑपरेट होगी, तो रिले ऑपरेशन के लिए क्या चाहिए होगा, उसको इनपुट में पावर चाहिए,
है ना, अपने आप तो ऑपरेट नहीं होगी। तो उसको जो पावर चाहिए अपने ऑपरेशन के लिए, अपने ऑपरेटिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए, ट्रिप कॉन्टैक्ट को क्लोज करने के लिए, उसको क्या रिक्वायर्ड होगी? पावर। तो जो अमाउंट ऑफ पावर वो कंज्यूम करती है, ठीक है, उस पावर को क्या बोलेंगे? उसका पावर कंजम्पशन, या उसी को क्या बोलेंगे? बर्डन बोलेंगे। तो रिले का पावर कंजम्पशन या बर्डन किस में मेजर करते हैं? तो यदि हमारी एसी रिले है तो एसी रिले में वोल्ट एम्पियर में, और यदि डीसी रिले है तो उसमें किस में मेजर करते हैं? वॉट में मेजर करते हैं, ठीक है। उसमें नोट करिए, रिले के द्वारा ऑपरेशन के लिए, रिले के द्वारा ऑपरेशन के लिए यूज की गई पावर उसका पावर कंजम्पशन या बर्डन कहलाती है, ठीक है। उसमें लिख लीजिए एसी रिले का बर्डन वोल्ट एम्पियर में, एसी रिले का बर्डन वोल्ट एम्पियर में, एंड डीसी का वॉट में मेजर करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हेडिंग डालिए फ्लैग या टारगेट। तो फ्लैग या टारगेट क्या होता है? ये स्प्रिंग कंट्रोल या ग्रेविटी कंट्रोल क्या है? इंडिकेटिंग डिवाइस होता है। स्प्रिंग कंट्रोल या फिर ग्रेविटी कंट्रोल इंडिकेटिंग डिवाइस होता है, जो रिले के ऑपरेशन को इंडिकेट करता है। अब पैनल में रिले लगी हुई है, यदि हम जाके देखेंगे कि रिले ऑपरेट है या अनऑपरेटेड है तो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए वहां पे कुछ इंडिकेटर होना चाहिए। तो रिले का इंडिकेटर को क्या कहते हैं? फ्लैग या टारगेट बोलते हैं, ठीक है। यदि फ्लैग या टारगेट गिरा हुआ है नीचे, मीन्स रिले क्या है? वहां पे ऑपरेट है। ठीक उसी तरह जैसे घरों में एमसीबी होती है, तो एमसीबी का जो स्विच है उसको क्या करते हो? ऐसे ऊपर उठा के रखते हो। यदि वो नीचे गिर जाता है तो कैसे पता चलता है हमको कि एमसीबी क्या हो गई है? ट्रिप हो गई है। तो वो उसका क्या है? एक इंडिकेटर है ना। तो उसी तरह से रिले में फ्लैग या इंडिकेटर होता है। तो जब सब स्टेशन में एंटर करता है, जो भी वहां पे जिसकी भी ड्यूटी है, जो भी टेक्नीशियन है वहां पे, जब वो एंटर करेगा तो हर एक शिफ्ट में उसको जितनी भी रिले होंगी, उनके जितने भी फ्लैग या टारगेट होंगे, लॉग बुक में उसकी क्या करनी पड़ती है? एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है। तो यदि पूछेगा कि फ्लैग या टारगेट को कब चेक करते हैं, है ना, 1 वीक में या 1 डे में या इन एवरी शिफ्ट, तो क्या करेंगे उसमें? एवरी शिफ्ट में उसको चेंज करिए। तो उसमें नोट करिए, यह स्प्रिंग या ग्रेविटी कंट्रोल इंडिकेटिंग डिवाइस है। स्प्रिंग या ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्व, ग्रेविटी कंट्रोल इंडिकेटिंग डिवाइस है, जो रिले के ऑपरेशन को शो करता है, दर्शाता है। जो रिले के ऑपरेशन को शो करता है, दर्शाता है। इसे ईच शिफ्ट, प्रत्येक शिफ्ट में चेक करते हैं, ठीक है। अब जो रिले होती है, इस रिले का जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उसको यहाँ पे देखेंगे। तो रिले जो होती है वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्वांटिटी के बेसिस पे रिले का क्लासिफिकेशन होता है। तो करेक्टरिस्टिक क्वांटिटी के बेस पे क्या होगा? जैसे कि ओवर करंट रिले है, ठीक है, ओवर वोल्टेज रिले है, अंडर वोल्टेज रिले है, ठीक है, डायरेक्शनल रिले है,
तो ये सब किस पे बेस होंगी, उसकी करेक्टरिस्टिक क्वांटिटी पे, ठीक है। दूसरा, टाइमिंग के बेसिस पर भी क्या कर सकते हैं, रिले का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे रिले का ऑपरेटिंग टाइम। ऑपरेटिंग टाइम देखने के पहले एक यहाँ पे देखेंगे पहले पिकअप करंट। पिकअप करंट का मतलब क्या होता है, पिकअप करंट या पिकअप क्वांटिटी बोल सकता है इसको, ठीक है। तो पिकअप करंट या पिकअप क्वांटिटी क्या होती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एट विच रिले कॉइल इज एनर्जाइज्ड टू ऑपरेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की वह मिनिमम वैल्यू होती है जिस पर रिले कॉइल क्या होती है, एनर्जाइज हो जाती है, किसके लिए, ऑपरेशन के लिए। उससे कम वैल्यू पर रिले की कॉइल ऑपरेशन स्टार्ट नहीं करेगी, तो मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू होती है ये, है ना। इससे कम वैल्यू पर रिले की कॉइल ऑपरेट नहीं होगी। जैसे उस दिन आपको बताया था, यहाँ पे एक सर्किट बना के ऐसा कि यहाँ पे ये रिले कॉइल है और हमने इसकी पिकअप करंट डिजाइन की है कितनी, 5 एम्पियर। तो जब तक इस रिले कॉइल में 5 एम्पियर की करंट फ्लो नहीं होगी तब तक ये रिले ऑपरेट नहीं होगी। इसके ऑपरेशन के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट हमने क्या निर्धारित की हुई है, 5 एम्पियर। तो ये 5 एम्पियर इसकी क्या कहलाएगी, पिकअप करंट कहलाएगी। यदि करंट 4.9 एम्पियर भी है तो ये रिले ऑपरेशन स्टार्ट वहां पे नहीं करेगी। बात समझ में आई? तो उसमें नोट करिएगा पिकअप करंट, उसमें लिखिए इट इज द मिनिमम required value of electrical quantity at which the relay start to operate, ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग डालिए ऑपरेटिंग टाइम। तो ऑपरेटिंग टाइम का क्या मतलब यहाँ पे होता है, तो एक होती है यहाँ पे, अच्छा ऑपरेटिंग टाइम पहले देख लो क्या होता है। ऑपरेटिंग टाइम किसको बोलेंगे, कि जब फॉल्ट होगा, अब फॉल्ट में के होने पर, फॉल्ट के होने पर जो इस रिले कॉइल है, इस रिले कॉइल की करंट पिकअप वैल्यू तक क्या होगी, रीच करेगी, पिकअप वैल्यू तक पहुंचेगी। तो करंट के पिकअप वैल्यू तक राइज होने, ठीक है, राइज हुई करंट पिकअप वैल्यू तक। अब उसके बाद में ये रिले क्या करेगी, ऑपरेशन स्टार्ट करेगी। इस प्लंजर को क्या करेगी, वो पुल करेगी और पुल करके इस दोनों कॉन्टेक्ट को क्या करेगी, ये क्लोज करेगी। कौन से कॉन्टेक्ट है ये, ट्रिप कॉन्टेक्ट है, तो ट्रिप कॉन्टेक्ट को क्लोज करेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के या पिकअप क्वांटिटी के पिकअप वैल्यू तक राइज होने से लेकर या रिले कॉइल के एनर्जाइज होने से लेकर ट्रिप कॉन्टेक्ट के क्लोज होने तक का जो समय है उसको क्या बोलेंगे, उसका ऑपरेटिंग टाइम बोलेंगे, ठीक है ना। उसमें नोट करिए इसमें लिखिए it is the time between it is the time between the instant it is the time between the instant when the actuating quantity, actuating यानी क्या होता है, ऑपरेटिंग, actuating quantity या ऑपरेटिंग क्वांटिटी exceed the exceed the exceed the pickup value to the instant to the instant
when the relay contacts close to the instant at which the relay contact close, when the relay contact close, instant when the relay contact close, ठीक है। तो पिकअप वैल्यू तक एक्सीड हुई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी या एक्चुएटिंग क्वांटिटी या ऑपरेटिंग क्वांटिटी, और रिले कांटेक्ट क्या होंगे यहाँ पे, क्लोज। तो इन दोनों के बीच का जो समय है उसको क्या बोलेंगे, इसका ऑपरेटिंग टाइम बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिले होती है इसके टाइमिंग्स को कई प्रकार से यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि एक होती है इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, तत्काल, तुरंत, ठीक है। तो ये जो रिले होती है इसमें कोई टाइम डिले नहीं प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ही एक्चुएटिंग क्वांटिटी पिकअप वैल्यू तक राइज होगी, रिले इंस्टेंटली, तत्काल क्या करेगी, ऑपरेशन स्टार्ट करेगी, ठीक है। और वहां पे इंस्टेंटली क्या करेगी, वो ट्रिप कॉन्टैक्ट को क्लोज कर देगी। तो ये जो रिले होती है इसमें नो टाइम डिले, ठीक है। तो इसमें कोई भी टाइम डिले हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो इसका ऑपरेटिंग टाइम क्या होगा, सबसे कम होगा, बहुत कम होगा। तो लगभग 0.01 सेकेंड इतना इसका क्या हो सकता है, ऑपरेटिंग टाइम हो सकता है, ठीक है। तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा इंस्टेंटेनियस रिले में इस रिले में टाइम डिले, टाइम डिले प्रोवाइड नहीं करते हैं। एक्चुएटिंग क्वांटिटी पिकअप वैल्यू तक राइज होने पर यह रिले इंस्टेंटेनियसली यानी तत्काल, यह रिले इंस्टेंटेनियसली ऑपरेट हो जाती है, ठीक है। दूसरी होती है उसको बोलते हैं डेफिनेट टाइम लैग रिले। तो डेफिनेट टाइम लैग रिले का मतलब क्या होता है, इसमें जो टाइम लैग देंगे और वो टाइम लैग कैसा होगा, डेफिनेट होगा। बात समझ में आ रही है। तो इसमें हम क्या देंगे, टाइम लैग देंगे, और वो टाइम लैग कैसा होगा, यहाँ पे डेफिनेट होगा, निश्चित होगा। अब टाइम लैग का क्या मतलब है, जैसे कि हमने इसके ऑपरेटिंग टाइम को सेट कर दिया है कि इस रिले का ऑपरेटिंग टाइम कितना होना चाहिए, 2 सेकेंड। अब एक्चुएटिंग क्वांटिटी या पिकअप क्वांटिटी जो है, या पिकअप करंट जो है, उसकी वैल्यू है यहाँ पे 5 एम्पियर। अब ये चाहे 5 एम्पियर से 10 एम्पियर हो जाए, या 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाए, या 20 एम्पियर हो जाए, पिकअप क्वांटिटी कितनी भी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। इस रिले का ऑपरेटिंग टाइम क्या रहेगा, डेफिनेट रहेगा, वो 2 सेकंड पर ही ऑपरेट होगी। यदि हमने 3 सेकंड सेट किया हुआ है तो पिकअप क्वांटिटी पिकअप वैल्यू से कितनी भी वैल्यू पे एक्सीड हो जाए, कितनी भी वैल्यू पे बढ़ जाए वो, ठीक है, इसका ऑपरेटिंग टाइम चेंज नहीं होगा। ये 3 सेकंड में ही क्या करेगी, ऑपरेट होगी। तो इसका जो टाइम लैग है वो कैसा होता है, डेफिनेट होता है, निश्चित होता है, ठीक है। उसके टाइम लैग को चेंज नहीं करेंगे, चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें नोट करिएगा वह रिले जिसका ऑपरेटिंग टाइम एक्चुएटिंग क्वांटिटी वोल्टेज या करंट, एक्चुएटिंग क्वांटिटी वोल्टेज या करंट के मैग्नीट्यूड
पर डिपेंड नहीं करता है। अर्थात इसका ऑपरेटिंग टाइम डेफिनेट होता है, निश्चित होता है। डेफिनेट टाइम लैग रिले कहलाती है। इनवर्स टाइम रिले, इसमें इनवर्स टाइम रिले जैसे कि इसका नाम है, इसका ऑपरेटिंग टाइम क्या होगा, करंट या एक्चुएटिंग क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वांटिटी है, एक्चुएटिंग क्वांटिटी, और ये इसका क्या है, ऑपरेटिंग टाइम। तो जब एक्चुएटिंग क्वांटिटी जो होगी, ठीक है, पिकअप वैल्यू से क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो इसका जो ऑपरेटिंग टाइम है उस क्वांटिटी के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इसका जो ऑपरेटिंग टाइम होता है एक्चुएटिंग क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब एक्चुएटिंग क्वांटिटी पिकअप वैल्यू से क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, रिले ऑपरेशन स्टार्ट करेगी, तो उस समय इसका जो ऑपरेटिंग टाइम होगा वो इस एक्चुएटिंग क्वांटिटी के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यदि एक्चुएटिंग क्वांटिटी हायर होगी तो ऑपरेटिंग टाइम उसका क्या होगा, शॉर्टर होगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए आप, हमने 5 एम्पियर पे सेट किया हुआ है, पिकअप वैल्यू 5 है, तो 5 पे यदि ये 2 सेकंड में ऑपरेट होगी तो हो सकता है 10 एम्पियर की करंट पर इसका ऑपरेटिंग टाइम क्या होगा, 1 सेकंड होगा। 15 एम्पियर की करंट पर इसका ऑपरेटिंग टाइम 0.5 सेकंड होगा। तो एक्चुएटिंग क्वांटिटी की वैल्यू, ऑपरेटिंग क्वांटिटी की वैल्यू इंक्रीज होने पर इसका ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है, उसके इनवर्सली डिक्रीज होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनवर्स टाइम रिले। ठीक है, इसमें नोट करिए, वह रिले जिसका ऑपरेटिंग टाइम कॉमा एक्चुएटिंग क्वांटिटी, एक्चुएटिंग क्वांटिटी जैसे, एक्चुएटिंग क्वांटिटी जैसे वोल्टेज या करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स टाइम रिले कहलाती है। इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले, ठीक है, तो यहां पे इसका जो ऑपरेटिंग टाइम होता है, इसका जो ऑपरेटिंग टाइम होता है पिकअप वैल्यू से हायर वैल्यू करंट के लिए। ठीक है, ये कैसी करंट है, यहाँ पे ये पिकअप वैल्यू करंट है मान लीजिए। ठीक है, इस करंट को हम क्या बोल रहे हैं कि ये पिकअप वैल्यू करंट है। अब यदि करंट पिकअप वैल्यू से क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है, और स्मॉल वैल्यू करंट होती है, तो पिकअप वैल्यू से हायर वैल्यू करंट पर बट स्मॉल वैल्यू करंट पर इसका ऑपरेटिंग टाइम क्या होगा, करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये पिकअप वैल्यू करंट थी, यहां पे इसका ऑपरेशन स्टार्ट होगा, इसका ऑपरेटिंग टाइम पिकअप वैल्यू से हायर वैल्यू करंट पर बट स्मॉल वैल्यू करंट पर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा करंट की। ठीक है, इसके बाद में यदि करंट इससे हायर होती है तो इसका ऑपरेटिंग टाइम क्या होगा, डेफिनेट हो जाए।
अब इसका ऑपरेटिंग टाइम चेंज नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए 5 एम्पियर आपकी पिकअप करंट है, पिकअप वैल्यू से मान लीजिए 6 एम्पियर की करंट है, ये 6 एम्पियर की करंट तक इसका इनवर्स ऑपरेटिंग टाइम करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब 6 एम्पियर से यदि ज्यादा बढ़ती है करंट तो इसका ऑपरेटिंग टाइम अब चेंज नहीं होगा, इसका ऑपरेटिंग टाइम अब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। तो इसका बोलेंगे इसका ऑपरेटिंग टाइम शुरू में तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, फिर उसके बाद में क्या हो गया, डेफिनिट और मिनिमम टाइम हो गया। ये डेफिनिट और क्या रहेगा, फिर मिनिमम टाइम रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, आईडीएमटी रिले। ठीक है, तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिए पिकअप वैल्यू से हायर, पिकअप वैल्यू से हायर लेकिन स्मॉल वैल्यू करंट के लिए इसका ऑपरेटिंग टाइम करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसका ऑपरेटिंग टाइम करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और फिर इसका ऑपरेटिंग टाइम डेफिनिट या कांस्टेंट हो जाता है, और फिर इसका ऑपरेटिंग टाइम डेफिनिट या कांस्टेंट हो जाता है। और फिर ऐसे को, और फिर इससे हायर वैल्यू करंट के लिए, और फिर इससे हायर वैल्यू करंट के लिए इसका ऑपरेटिंग टाइम, और फिर इससे हायर वैल्यू करंट के लिए इसका ऑपरेटिंग टाइम डेफिनेट या कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, डायग्राम बना लो, इसको याद रखिए। कभी ऐसे डायग्राम दे दिया और पूछेगा कि ये किस रिले का डायग्राम है ना, किसके ऑपरेटिंग टाइम को शो कर रहा है, तो ये आईडीएमटी। तो ये 4 टाइप्स के इसके टाइमिंग्स होते हैं, ये टाइमिंग्स सब रिले में यूज कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की रिले में। तो ऑपरेशन के प्रिंसिपल के अनुसार रिले जो होती हैं ये दो टाइप की होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एट्रैक्शन रिले, इसको यूज कर सकते हैं एसी और डीसी बोथ। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले, इसको यूज सकते हैं एसी ओनली। तो रिले के ऑपरेशन के प्रिंसिपल के बेस पर रिले टू टाइप से हैं, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन जिसको हम एसी डीसी दोनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसको हम केवल एसी सप्लाई में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले जो हैं कई प्रकार से इनको डिजाइन किया जा सकता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं। ठीक है, तो इनको हम कई प्रकार से यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक होती है सोलेनॉइड टाइप रिले है ये,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन में। तो हेडिंग डाल लीजिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन में कई प्रकार से रिले बना सकते हैं, जैसे कि क्या है, ये एक सोलेनॉइड टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले है। तो इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार से होलो सिलेंडर लेंगे। ये होलो आयरन सिलेंडर है और इस होलो आयरन सिलेंडर पे क्या करते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से कॉइल को वाउंड कर देंगे। तो इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया यहाँ पे सोलेनॉइड। अब यहाँ पे ये जो सिलेंडर है ये कैसा है, यहाँ पे होलो आयरन सिलेंडर है ये। तो इसके सेंटर में यहाँ पे प्लंजर का यूज करते हैं। ठीक है, यदि इसका क्रॉस सेक्शन देंगे अंदर से, तो इस प्रकार से ये होलो है यहाँ पे। अब इसके अंदर में यहाँ पे प्लंजर होता है, उस प्लंजर को यहाँ पे यूज करेंगे। और ये प्लंजर के साथ में जो ट्रिप कांटेक्ट है उसको कनेक्ट करेंगे और ये ट्रिप सर्किट को क्लोज करेगा। तो कई प्रकार से इसको यहाँ पे बना सकते हैं। सबका प्रिंसिपल एक ही है, अट्रैक्शन के प्रिंसिपल पर ये वर्क करेगी। तो बना लिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि सोलेनॉइड रिले है ये। अब इसमें क्या होगा, जब भी करंट पिकअप वैल्यू से क्या होगी, एक्सीड होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, ये रिले कॉइल है, इस रिले कॉइल की करंट यदि इंक्रीज होती है तो ये क्या बनाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएगी, है ना। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होगा इस प्लंजर को क्या करेगा, पुल करेगा। और इस प्लंजर को वो पुल करेगा तो ये इस कांटेक्ट को, ट्रिप कांटेक्ट को क्या करेगा, क्लोज कर देगा। तो रिले यहाँ पे ऑपरेट हो जाएगी। अब इसी तरह से बैलेंस बीम बनाया है, ये बीम है। ठीक है, ये इसको बैलेंस करने के लिए सेंटर पॉइंट हो गया इसका ये। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सॉफ्ट आयरन है, ये सॉफ्ट आयरन है, ये दोनों सॉफ्ट आयरन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, एक को कनेक्ट किए हैं सीटी से और दूसरे को कनेक्ट किए हैं पीटी से। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो वोल्टेज क्या हो जाती है, कम, और करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी। मैग्नेटाइज होगी तो इसको क्या करेगी, पुल करेगी।
और ये कॉन्टैक्ट को क्या करेगा यहाँ पे क्लोज कर देगा। तो इस तरह से ये जो रिले होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं। कई प्रकार से इनको यहाँ पे बनाया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से बना सकते हैं। इसको बोलते हैं हिंग्ड आर्मेचर, हिंज्ड आर्मेचर टाइप। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये, और इसको बोलते हैं इसका आर्मेचर। सॉफ्ट आयरन है वो, तो इसको बोलते हैं इसका आर्मेचर। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग क्या करता है, रिस्ट्रेनिंग टॉर्क, रिस्ट्रेनिंग टॉर्क बताया था, जो ऑपरेटिंग टॉर्क का क्या करता है, अपोज। जैसे यहाँ पे वोल्टेज पीटी क्या करेगा, रिस्ट्रेनिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जो कि ऑपरेटिंग टॉर्क का क्या करेगा, अपोज। तो यहाँ पे स्प्रिंग जो है वो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जो कि ऑपरेटिंग टॉर्क का क्या करेगा, अपोज। तो अभी ट्रिप कांटेक्ट क्या है, यहाँ पे ओपन है, रिले अनऑपरेटेड है। ठीक है, तो जब यहाँ से इस रिले कॉइल से करंट एक्सिड होगी तो ये क्या बनाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हम देखेंगे कि इसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस लो रिएक्टेंस पाथ में फ्लो होगी। तो जब इस लो रिएक्टेंस पाथ में मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होगी तो इसको क्या करेगी, वो अट्रैक्ट करेगी, और इसको अट्रैक्ट करेगी तो ये कॉन्टैक्ट को क्या करेगा, यहाँ पे क्लोज कर देगा। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती हैं, अट्रैक्शन रिले होती हैं, ये अट्रैक्शन टाइप जो रिले हैं इनका यूज हम किस में कर सकते हैं, डीसी में कर सकते हैं, और किस में कर सकते हैं, एसी में भी कर सकते हैं। तो जब हम इसको डीसी में यूज करेंगे तब तो कोई इशू यहाँ पे आएगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे जो डीसी करंट होगी वो कैसी होगी, फिक्स्ड कांस्टेंट होगी, और वो टाइम एक्सिस के वन डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, यदि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो ऑलवेज करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो होगी, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी करंट डीसी करंट यदि है और डीसी करंट अपनी पिकअप वैल्यू से एक्सीड होती है तो ये क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएगा, और इस आर्मेचर को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। बट यदि हम इसको यहाँ पे एसी सप्लाई में यूज करते हैं तो एसी सप्लाई में यूज करने पे क्या होगा, तो जब हम इसको एसी सप्लाई में यूज करते हैं कौन सी रिले को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले को, तो जब इस अट्रैक्शन रिले को हम एसी सप्लाई में यूज करते हैं तब इसमें हमारे लिए क्या होती है, डिफिकल्टी आती है। क्या डिफिकल्टी आती है, कि यहाँ पे एसी करंट का मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है, यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंक्रीज होकर यहाँ पे मैक्सिमम होगी। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा, यानी 0 होगा। ऑपरेटिंग फोर्स क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। रिस्ट्रेनिंग फोर्स क्या होगा, हायर होगा। तो ये अभी कैसा होगा, अनऑपरेटेड पोजीशन में रहेगा। जैसे जैसे इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंक्रीज होगी तो ऑपरेटिंग फोर्स इंक्रीज होगा, और ऑपरेटिंग फोर्स इंक्रीज हो गए इसको अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा। इस पॉइंट पर मैक्सिमम ऑपरेटिंग फोर्स होगा, मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो इसको क्या करेगा, ये पुल कर लेगा। पुल करेगा तो ये आर्मेचर इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, और ये कांटेक्ट जो है इस सर्किट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब इसकी वैल्यू जैसे क्या होगी, यहाँ पे फिर 0, तो फिर ऑपरेटिंग फोर्स क्या हो जाएगा, 0, और रिस्ट्रेनिंग टॉर्क क्या होगा, उससे हायर होगा। तो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क क्या करेगा, इसको पुल कर लेगा। फिर ऑपरेटिंग टॉर्क इंक्रीज होगा, फिर आर्मेचर इधर आएगा,
फिर ऑपरेटिंग टॉर्क 0 हो जाएगा, फिर आर्मेचर इधर आएगा, तो आर्मेचर जो है बार बार क्या करेगा, यहाँ पे आके टकराएगा, वाइब्रेट करेगा। तो जब वो टकराएगा, वाइब्रेट करेगा, तो ये जो सर्किट को क्लोज कर रहा है, इसके कांटेक्ट पर क्या होगी, स्पार्किंग प्रोड्यूस्ड होगी, ठीक है, और इस कांटेक्ट को क्या करेगी, वो डैमेज करेगी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को क्या करना पड़ता है हमको, यहाँ पे एसी सप्लाई में ओवरकम करना पड़ता है। तो इस एसी सप्लाई में इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे शेडेड पोल स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। सिंगल फेज शेडेड पोल मोटर पढ़ चुके हो, तो शेडेड पोल स्ट्रक्चर का यहाँ पे यूज करेंगे कि इसके जो पोल हैं उनमें हम क्या करेंगे, इस प्रकार से शेडिंग कॉइल को लगा देंगे। तो शेडिंग कॉइल को लगाने पर अब यहाँ पे 2 फ्लक्स हो जाएंगी, एक हो जाएगी phi1 और एक हो जाएगी यहाँ पे phi2, ठीक है, और दोनों फ्लक्सेस में क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे अब 2 फ्लक्स हो जाएगी, एक phi1 और एक क्या हो जाएगी phi2, और दोनों फ्लक्स में क्या होगा, यहाँ पे फेज डिफरेंस होगा। जब यहाँ पे देखेंगे ये फ्लक्स 0 होगी, इसका ऑपरेटिंग टॉर्क क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो उस समय ये जो दूसरी फ्लक्स होगी, इसका ऑपरेटिंग टॉर्क 0 नहीं होगा, ठीक है। तो इस समय जो ऑपरेटिंग टॉर्क है वो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क से हायर रहेगा, और इसको क्या करेगा, ऑन पोजीशन में पुल करके रखेगा, खींच करके रखेगा। अब जैसे देखेंगे कि यहाँ पे इसका ऑपरेटिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, 0, बट ये वाली फ्लक्स प्रेजेंट रहेगी, ये वाली फ्लक्स प्रेजेंट रहेगी, वो 0 नहीं होगी, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्स 0 नहीं होगा, ऑपरेटिंग फोर्स 0 नहीं होगा, तो जो ये वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, वहां पे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर में हम यहाँ पे 2 कॉइल लगा सकते हैं, इसके ऊपर में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉइल लगा सकते हैं, किसके ऊपर में, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। 2 मेथड यूज कर सकते हैं, एक तो क्या कर सकते हैं, शेडेड पोल का यूज कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर में इस प्रकार से 2 कॉइल लगा सकते हैं, यहाँ पे 2 रिले कॉइल्स। अब ये 2 रिले कॉइल्स को लगा करके जो हमारी सिटी होती है, ये सिटी है, इस सिटी के साथ में हमको ऐसे कनेक्ट करना होता है, इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, इसको दोनों को पैरेलल में सिटी के, ठीक है, और सिटी के पैरेलल में कनेक्ट करके एक कॉइल के अक्रॉस क्या कर देते हैं, वहां पे कैपेसिटर, अक्रॉस की जगह सीरीज में भी लगा सकते हैं, इसके सीरीज में क्या लगा देंगे, यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जिस कॉइल के सीरीज में हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया है, इस कॉइल की करंट में और इसकी करंट में, दोनों की करंट में क्या आ जाएगा, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस आएगा तो दोनों की फ्लक्स में भी क्या आएगा, फेज डिफरेंस आएगा। तो जब दोनों की फ्लक्स में फेज डिफरेंस आएगा, एक की फ्लक्स 0 होगी तो दूसरे की 0 नहीं रहेगी। तो नॉर्मली इस मेथड से बेटर कौन सा मेथड होता है, शेडेड पोल मेथड होता है, तो उसी का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले होती है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले में जो ऑपरेटिंग टॉर्क होता है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्क्वायर ऑफ करंट, इसके करंट के स्क्वायर के क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो रिले होती हैं, ये कैसी होती हैं, इंस्टेंटेनियस रिले होती हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस मतलब जैसे ही फॉल्ट होगा, इंस्टेंटली क्या होंगी, ये ऑपरेट वहां पे हो जाएंगी, ठीक है। टाइम लैग वगैरह प्रोवाइड करना है तो उसके लिए इसमें अलग से अरेंजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। बाय नेचर ये कैसी होंगी, इंस्टेंटेनियस रिले वहां पे रहती हैं, ठीक है। तो इसमें नोट कर लीजिए, डायग्राम को उसको बना लीजिए। कोई भी अट्रैक्शन रिले होगी, जब भी उसको एसी सप्लाई में यूज करोगे तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम आएगा ही उसमें, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो शेडेड पोल यूज कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, सीरीज कैपेसिटर का यूज कर सकते हैं। कि भाई सिंपल है कि यदि आप क्या करोगे, कोई रिले बनाए हो आप, अब जैसे मान लो सोलेनोइड टाइप रिले बनाए हो आप, ये सोलेनोइड रिले बनाए हो, इस पे कॉइल को ऐसा वाउंड कर दिए हो, और यदि इसको आप डीसी सप्लाई दे रहे हो, तो डीसी करंट कैसी रहेगी, इसमें फिक्स्ड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जब फिक्स्ड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा, वो ऑपरेटिंग फोर्स भी कैसा रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, है ना, फंक्शन ऑफ टाइम नहीं रहेगा ना, वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि ऑपरेटिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्क्वायर ऑफ करंट है। यदि यहाँ पे 10 एम्पियर की करंट है, तो 10 एम्पियर की करंट की क्या होगा, वो स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
बट यदि हम यहाँ पे इसको डीसी करंट नहीं दे रहे हैं, डीसी सप्लाई में हम यूज नहीं कर रहे हैं, किस सप्लाई में यूज कर रहे हैं हम इसको, तो एसी सप्लाई की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है वो क्या सेम होती है क्या, नहीं होती है ना। इंस्टेंटेनियस वैल्यू उसकी क्या हो रही है, चेंज। इस इंस्टेंट पर उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। तो जब हम इसको एसी सप्लाई से कनेक्ट किए हैं, इस इंस्टेंट पर वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। यदि हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा के रखी हुई है जो क्या कर रही है, रिस्ट्रेनिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, तो इस समय रिस्ट्रेनिंग टॉर्क क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस प्लंजर को ये पुल कर पाएगी क्या, नहीं कर पाएगी। अब इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंक्रीज होगी, तो इसमें करंट 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर से इंक्रीज होगी। 5 एम्पियर पिकअप है, तो 5 एम्पियर जैसे ही इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंक्रीज होगी, तो इसका अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, रिस्ट्रेनिंग फोर्स से ग्रेटर हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, प्लंजर को पुल करेगा, तो ये कॉन्टेक्ट को क्या कर देगा, यहाँ पे क्लोज। फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जैसे इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी ऑपरेटिंग फोर्स से, ठीक है, ऑपरेटिंग फोर्स से रिस्ट्रेनिंग फोर्स क्या होगा, एक्सीड होगा, बढ़ जाएगा। तो वापस क्या करेगा, ये कॉन्टेक्ट को खींच लेगा, ठीक है। फिर से इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होके पीक पे वैल्यू पे आएगी, फिर से ऑपरेटिंग फोर्स इंक्रीज होगा, ऑपरेटिंग फोर्स बढ़ जाएगा। फिर से ऑपरेटिंग फोर्स जीरो होगा तो रिस्ट्रेनिंग फोर्स बढ़ जाएगा, तो जो फोर्स बढ़ेगा वही इसको ऑपरेट करेगा। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स मैक्सिमम होगा, रिस्ट्रेनिंग, यहाँ पे ऑपरेटिंग, फिर यहाँ पे रिस्ट्रेनिंग, फिर यहाँ पे ऑपरेटिंग। तो बार बार क्या करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले है, यदि उसको हम एसी सप्लाई में यूज करेंगे, तो वहां पे उसका जो कांटेक्ट है वो क्या करेगा, वहां पे वाइब्रेट करेगा और ट्रिप कांटेक्ट को डैमेज कर देगा। वहां पे क्या प्रोड्यूस्ड होगी, स्पार्किंग प्रोड्यूस्ड होगी। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अपने पास में दो मेथड है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, शेडर्ड पोल। अब इसमें तो शेडर्ड पोल नहीं यूज कर सकते ना, इसमें तो ऑप्शन नहीं है शेडर्ड पोल यूज करने का। तो इसमें फिर क्या यूज करना पड़ेगा, अपने को दो कॉइल लगानी पड़ेगी यहाँ पे, और इन दोनों कॉइल को कैसे कनेक्ट करेंगे, सीटी के साथ पैरेलल में, और एक कॉइल के सीरीज में क्या कनेक्ट कर देंगे, तो दोनों में क्या आ जाएगा, फेज डिफरेंस। तो जब इसकी फ्लक्स जीरो होगी तो इसकी फ्लक्स जीरो नहीं होगी, तो नेट जो ऑपरेटिंग फोर्स है वो जीरो नहीं होगा, वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, रिस्ट्रेनिंग फोर्स। और रिले वहां से कॉन्टेक्ट क्या रहेंगे, ऑलवेज क्लोज पोजीशन में रहेंगे। आई बात समझ में, इसमें नोट करिए, इसमें लिखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले अट्रैक्शन फोर्स के प्रिंसिपल पर वर्क करती है, अट्रैक्शन फोर्स के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। नेक्स्ट, इस रिले का यूज एसी एंड डीसी दोनों सप्लाई में कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसका ऑपरेटिंग फोर्स करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका ऑपरेटिंग फोर्स करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डीसी सप्लाई में, डीसी सप्लाई में इसका ऑपरेटिंग टॉर्क कांस्टेंट रहता है, और जब यह
स्प्रिंग के रिस्टर्निंग टॉर्क से, स्प्रिंग के रिस्टर्निंग टॉर्क से हायर होता है, स्प्रिंग के रिस्टर्निंग टॉर्क से हायर होता है, तो रिले ऑपरेट होती है, तो रिले ऑपरेट होती है और इसका ऑपरेशन रिलायबल होता है, और इसका ऑपरेशन रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है। पैराग्राफ, इसका ऑपरेशन रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है, और इसका ऑपरेशन रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है। ठीक, लेट्स के इस रिले को एसी सप्लाई में यूज करने पर, इस रिले को एसी सप्लाई में यूज करने पर इसका ऑपरेटिंग फोर्स करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के स्क्वायर, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यदि हम देखें कि इसका जो ऑपरेटिंग फोर्स है वो कैसा रहेगा, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के स्क्वायर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका जो ऑपरेटिंग फोर्स है करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब करंट की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो वो होती है आई एम साइन थीटा या आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, यही होती है ना इंस्टेंटेनियस वैल्यू का इक्वेशन, तो पता है सबको। तो यदि हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू होगी, इसका जो ऑपरेटिंग टॉर्क होगा उसको क्या लिख सकते हैं, आई एम स्क्वायर और क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन क्या होती है, 2 होती है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन क्या लिख सकते हैं, 2। किसकी वैल्यू हो गई है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हो गई। बस समझ में आई। तो इसमें इसका जो ऑपरेटिंग टॉर्क होगा इसको ऐसे लिख सकते हैं आई एम स्क्वायर बाई 2 और हो जाएगा आई एम स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी बाई क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग टॉर्क है इसके कितने कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट क्या होता है यहाँ पे, ये कांस्टेंट होता है। ये कैसा कंपोनेंट होगा, कांस्टेंट कंपोनेंट है। और दूसरा कैसा है, ये पल्सेटिंग कंपोनेंट है। और इसके पल्सेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, वो पल्सेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ट्वाइस ऑफ ओमेगा। ट्वाइस ऑफ ओमेगा मतलब क्या होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी का क्या है, वो डबल है ना। ओमेगा मतलब क्या होता है, 2 पाई एफ, और ओमेगा यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बन जाएगा, वो 2 ओमेगा। तो इसके पल्सेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी का क्या होती है, डबल होती है। तो यहाँ पे एक साइकिल में कितने बार, ये 2 बार क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ठीक है, अभी बताया था एक साइकिल में कितने बार, 2 बार वाइब्रेट करेगा। एक बार यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट हुआ, फिर यहाँ पे क्या होगा, रिलीज। हमारी एक हाफ साइकिल हुई, इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई, एक बार आया गया, एक साइकिल हो गई इसकी। फिर दूसरे हाफ साइकिल में फिर आएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर वापस जाएगा।
तो एक साइकिल हमारी होगी तो उसमें एक बार आएगा जाएगा, फिर आएगा जाएगा, कितनी साइकिल कंप्लीट हुई आने जाने की इसकी? 2 साइकिल हुई ना। साइकिल मतलब क्या होता है? किसी चक्र को पूरा करना। ठीक है, आया गया एक बार, एक साइकिल हो गई, फिर आया फिर गया, दूसरी साइकिल हो गई। तो इसके पल्सेशन की जो साइकिल है यानी इसके वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है? ट्वाइस ऑफ क्या होती है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है। उसको नोट करिए पहले। हो गया? अब उसमें लिखिए इलेक्ट्रोमैटिक अट्रैक्शन फोर्स। इलेक्ट्रोमैटिक अट्रैक्शन फोर्स के 2 कंपोनेंट होते हैं। इलेक्ट्रोमैटिक अट्रैक्शन फोर्स है ना ये, इलेक्ट्रोमैटिक अट्रैक्शन फोर्स के या ऑपरेटिंग टॉर्क के, इलेक्ट्रोमैटिक अट्रैक्शन फोर्स के या ऑपरेटिंग टॉर्क के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कांस्टेंट कंपोनेंट के लिए एक कांस्टेंट कंपोनेंट Im² by 2 और दूसरा ठीक है, कनेक्ट हो गए सब? तो आगे लिखिए। और दूसरा पल्सेटिंग कंपोनेंट, और दूसरा पल्सेटिंग कंपोनेंट ये लिखिए Im² cos 2 ωt, Im² cos 2 ωt/2, 2 ωt/2 होता है। पल्सेटिंग कंपोनेंट Im²cos 2 ωt/2 होता है। इसके पल्सेशन की फ्रीक्वेंसी, इसके पल्सेशन की फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी का डबल होती है। इसके पल्सेशन की फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी का डबल होता है, डबल होती है। इसके कारण
रिले आर्मेचर, इसके कारण रिले आर्मेचर सप्लाई फ्रीक्वेंसी के डबल फ्रीक्वेंसी पर, रिले आर्मेचर सप्लाई फ्रीक्वेंसी के डबल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करता है। इससे रिले में हमिंग साउंड, इससे रिले में हमिंग साउंड, नॉइज प्रोड्यूस्ड होती है। रिले कांटेक्ट पर स्पार्किंग प्रोड्यूस्ड होती है, रिले कांटेक्ट पर स्पार्किंग प्रोड्यूस्ड होती है। रिले कांटेक्ट डैमेज होते हैं, रिले कांटेक्ट डैमेज होते हैं और रिले का ऑपरेशन अनरिलायबल हो जाता है, और रिले का ऑपरेशन अनरिलायबल हो जाता है, अविश्वसनीय हो जाता है। पैराग्राफ चेंज रख लीजिए, रिले का ऑपरेशन अनरिलायबल हो जाता है, अविश्वसनीय हो जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए रिले में शेडेड पोल स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रोमैग्नेट पर टू रिले कॉइल वाउंड करके, इलेक्ट्रोमैग्नेट पर टू रिले कॉइल वाउंड करके एक कॉइल के सीरीज में, एक कॉइल के सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, एक कॉइल के सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कौन सा बेस्ट मेथड होता है इसमें? शेडेड पोल मेथड क्या होता है? बेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले एक इंस्टेंटेनियस रिले होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले एक इंस्टेंटेनियस रिले होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले कैसी रिले होती है? एक इंस्टेंटेनियस रिले। ऑपरेटिंग टाइम अभी पढ़े हो, ऑपरेटिंग टाइम मतलब इंस्टेंटेनियस, तो तत्काल ऑपरेट होगी। जैसे ही फॉल्ट होगा, पिकअप वैल्यू इंक्रीज होगी, कोई टाइम डिले इसमें नहीं है, तत्काल ऑपरेट होगी। यदि टाइम डिले प्रोवाइड करना है तो उसके लिए अलग से क्या करना पड़ेगा? अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आज इतना ही देखते हैं, बाकी अब इसमें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे।